फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंजू दीदी नाटक, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और उसे देखने का कार्य करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इस नाटक का प्रकाशन। ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, हिंदी विषय के। ठीक है, इस नाटक को हम पूरा पढ़ेंगे। यदि आप यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखने का कार्य करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। तो ये अंजू दीदी जो नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 में इसका प्रकाशन हुआ है। और यह जो है उच्च मध्य वर्ग के खोखलेपन का प्रतिनिधित्व करता है यह नाटक। ठीक है, इसकी प्रमुख पात्र हैं अंजू दीदी और एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह इतनी यांत्रिक है कि समझ लीजिए कि यह आंतरिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। ठीक है, लास्ट में वो खत्म हो जाती है। इतना यांत्रिक जीवन का उपयोग इस नाटक में हुआ है। और इस नाटक में जीवन के एकाकीपन और उसके उपजी विसंगतियों का चित्रण हुआ है। पात्र हैं वकील साहब, श्रीपत, और पुरुष पात्र देखेंगे तो ये है वकील साहब, श्रीपत, राज और नीरज। स्त्री पात्र में आप देखेंगे तो 3 पात्र हैं मुख्य, अंजू दीदी, अनिमा और मुन्नी। कुछ कथन हैं इसके जो बार बार पूछे जाते हैं। एक कथन है अंजू दीदी का, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुई है। ध्यान दीजिएगा, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुई है। नियमबंद एक एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना कार्य करते जाएं। दूसरा एक कथन श्रीपत का आता है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए एक दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। यह कथन पूछा हुआ है और इसका आपने प्रकाशन देखा 1955। और कुछ है और जो है कि नेक्स्ट आप कुछ देखें इस नाटक के बारे में, ताकि मेन थीम आप देखें नाटक का, ताकि आप नाटक को समझ पाए। यह नाटक जो है यह एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, जिसमें बचपन से ही नाना के गोद लेने के कारण अंजू पर नाना के विचार हावी हो गए हैं। नाना जी अंजू को गोद ले लिए थे, उन्हीं के विचार इस पे हावी हो गए हैं। अंजू के नाना कुछ आदर्श और मान्यताएं थी, उनके नाना की कुछ आदर्श और मान्यताएं थी। वे अपने घर के किंग और क्वीट थे। नाना जी क्या थे? किंग और क्वीट थे। अंजू का ही दूसरा नाम अंजलि है। तो अंजलि को नाना जी से विरासत में दूसरों पर हावी या छा जाने का स्वभाव मिला था बचपन से ही। अंजलि भी इसी स्वभाव जो है अंजलि थी, वो भी इसी स्वभाव दमन की अमूर्त प्रतीक बन गई। अंजू के विचार का प्रवाह नाटक के आरंभ से अंत तक दिखाई देता है, उसका विचार है। और यह नाटक 2 अंकों का है। पूछा जाएगा प्रश्न, मिलाने के लिए आता है। जैसे चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों का है, स्कंदगुप्त 5 अंकों का है, ध्रुवस्वामिनी 3 अंकों का है। वैसे ही अंजू दीदी जो नाटक है वो 2 अंकों का नाटक है। ठीक है, और ये नाटक 2 अंकों का है। प्रथम अंक में जो इनके पात्र आते हैं, अंजलि रहेगी, इंद्र नारायण रहेंगे जो वकील हैं। और चलिए कुछ समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखेंगे अंजलि रहेगी। अंजलि ये प्रमुख पात्र है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है अंजू। ठीक, और एक जो है कि इंद्र नारायण है, वकील है। ये इंद्र नारायण क्या है? नारायण ये वकील हैं। ठीक, इंद्र नारायण वकील हैं। और अनिमा इसका दूसरा नाम जो है कि अन्नो है। ठीक है, अनिमा है, इसका दूसरा नाम अन्नो है। ठीक, और मुन्नी है, ये घर की नौकरानी है। श्रीपत है अंजलि का भाई। ठीक, श्रीपत जो है वो अंजलि का भाई है। और अंजलि का एक बेटा है जिसकी उम्र 11 साल है, उसका नाम है नीरज। नीरज पूछा जाएगा किस जो है, क्योंकि आप दोस्तों आप जो है कि मार्च 2023 में एग्ज़ाम हुआ है हिंदी विषय का, उसमें मुख्य पात्र न पूछ के गौण पात्र पूछे जा रहा है, तो ध्यान दीजिए आप।
और एक है राधु। राधु भी इसी का पात्र है जो नौकर है। ठीक है, पात्रों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और जब दूसरा अंक आपका आएगा तो ये दूसरा अंक जब आएगा ना तो आप देखेंगे इसके अलग अलग पात्र हैं। दूसरे अंक के पात्र में आप देखेंगे ओमी है, ओमी, और नीरज की पत्नी है। किसकी पत्नी? नीरज की। अनिमा है जिसका दूसरा नाम अन्नो है, ये जो है कि धीरज की मौसी है। और नजीर है, नजीर जो है धीरज का दोस्त है। श्रीपत है धीरज का मामा। मुन्नी चपरासी है इंद्र नारायण की। ठीक है, और नीलम है धीरज का पुत्र, जिसका जो है कि उम्र जो है वो 31 वर्ष है। ठीक, जो है सॉरी, इसका जो धीरज का पुत्र है ये नीलम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 11 वर्ष का है। कुछ कथन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो है कि कथन है इसका जो है कि अंजलि का। मेरे नाना जी कहा करते थे कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। जब आएगा तो आप कर लीजिएगा। सुबह होते ही अंजू की 8 बजने वाली घंटी पाबंदी परिवार पर लागू होती थी। अंजू कहती है कि मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर कड़े स्वर में। तुम क्या कर रही हो? 8 बज गए और नाश्ते का पता नहीं। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे कथन हैं दोस्तों। और इस नाटक के बारे में आप देखेंगे तो जो है कि बच्चन सिंह का एक कथन है जो बार बार पूछा जाता है, आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं पूरे नाटक को देखने का कार्य करते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं अस्क जी से मतलब उपेंद्र नाथ अस्क जी। उपेंद्र नाथ अस्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकाल कर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, आप चलिए पूरे नाटक को देखने का कार्य कीजिए। आइए चलते हैं, पूरा नाटक हमारे साथ आप पढ़िए। अब पात्र फटाफट आप देखिए। अंजलि है, अनिमा है, मुन्नी, नीरज और वकील साहब और श्रीपत और राधु, जिसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं। अब यहीं से नाटक शुरू होता है। ठीक है, पर्दा वकील साहब के खाने के कमरे में उठता है। कमरा सीधा सीधा अत्यंत स्वच्छ है। सजावट का सामान कुछ अधिक नहीं, पर जो है निष्कल 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 रूप से साफ और उज्जवल है। उज्जवल को ध्यान दीजिएगा, वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है। यहाँ पे उज्जवल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों जय जो होगा आधा होगा। मध्य एक खाने की मेज है, इसके इर्द गिर्द कुर्सियां लगी हैं। बाईं ओर कोने में एक स्टैंड पर हाथ मुंह धोने के लिए चिलमची टिकी है। निकट ही तिपाई पर पानी का लोटा रखा हुआ है। दीवार पर खूंटी के साथ तौलिया लटक रहा है। छत पर बिजली का बड़ा पंखा मंद गति से घूम रहा है और सामने दीवार में टंगा हुआ एक क्लॉक अनवरत टिक टिक कर रहा है। क्लॉक मतलब घड़ी। ठीक है, दाईं और बाईं दीवारों में इधर को एक एक दरवाजा है। ये दोनों दरवाजे क्रम से आंगन और ड्राइंग रूम को जाते हैं। दाईं दीवार के कोने में भी एक दरवाजा है जो इन नन्हे नीरज के छोटे से सोने के कमरे में खुलता है। पहली दृष्टि में जो बात मन को अनायास प्रभावित करती है वह कमरे की स्वच्छता और सफाई है। फर्श साफ, दीवारें साफ, अलमारियां और दरवाजों के तख्ते और शीशे साफ। चिलमची का स्टैंड, तिपाई लोटा, मेज, कुर्सियाँ, ब्लॉक और पंखा, प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और साफ है। कहीं कोई धब्बा, जलाया धूल नहीं लगता, जैसे कि गृहस्थ का नहीं, किसी अस्पताल का ड्राइंग रूम हो। देख रहे हैं, पर्दा उठते समय 5 कुर्सियां मेज के नीचे पड़ी हैं, केवल उसका पृष्ठभाग दिखाई देता है। छठी पर अनिमा 1 वर्ष की, मझले कद और गदराए शरीर को तन्वी। अनिमा का उम्र पूछा जाएगा तो आप 25 वर्ष बताएंगे और बैठी संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा में साड़ी के लिए लेस बुन रही है। प्रभात की बेला है, क्लॉक में 8 बजने को है। क्षण भर को मात्र घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, फिर पृष्ठभूमि से अंजलि का स्वर आता है। अंजलि पृष्ठभूमि में। नीरज बेटा कपड़े नहीं बदले तुमने? नीरज बस हो गया तैयार मम्मी। अंजलि मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए,
हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। मुन्नी, बस लिए जा रही हूँ मेम साहब। अंजलि, तनिक समीप के से और वकील साहब से कहो नहा कर सीधे इधर आए, नाश्ता कर लें, फिर चाहे जो करते रहें। कपड़े उनके आंगन में पलंग पर रखे हैं और कंघी शीशा मेज पर। बोलते बोलते प्रवेश करती है अंजलि। यद्यपि अनिमा की समवयस्क है किंतु उससे 1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर को कि दुर्बल नसों वाली युवती जो न केवल विवाह की चक्की में जुटी हुई वरन पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर मुख पर अमी से हल्की सी लकीर बन गई है और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी है उसका समस्त मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है। परंतु इस सूक्ष्म मलिनता के अतिरिक्त क्या पहरावे की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, और क्या व्यक्तित्व को स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, हर बात में वह अनिमा को मात देती है। अनिमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनविश है। वह भी अद्यपि नहा धोकर बैठी है, पर उसके बनाव, सिंगार और पहरावे से पूरी बेपरवाही टपकती और अंजलि लगता है जैसे कोई देवी किसी आंतरिक विचार के कारण जिसके माथे पर तेवर पड़ गए हैं। अमी अभी अभी सांचे में ढल कर आई है। आदि मार्ग में अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए खिजलाए से स्वर में, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं वकील साहब स्नान गृह से। अरे भाई आया ई या आई या अंजलि अनिमा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर, इतने इनका स्वभाव भी डॉट डॉट। तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी अन्नो? मैंने कहा नाश्ते का समय हुआ जा रहा है, इन सब को तैयार कर दूं। हंसती है, मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बजे आ जाए। कुर्सी मेज के नीचे से खींचकर उस समय उस पर बैठ जाती है। अनिमा निरंतर लेस बुनते हुए, मैं तो चकित रह गई अंजू दीदी तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था और समय निष्ठा देखकर। अंजलि प्रशंसा से फूलकर, इस घर के जो है कण कण को मैंने व्यवस्था, समय निष्ठा और सभ्य लोगों के आचार व्यवहार सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूत का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह बर्तन और चारपाइयाँ पड़ी रहती थी अनिमा, परंतु नौकर तो डॉट डॉट अंजलि थे। पर न उन्हें बात करने का सलीका था न काम करने की तमीज। अति उपेक्षा से गंदे, गंवार, चोर और बदतमीज। अनिमा, मैं तो चकित रह गई मुन्नी को देखकर। नौकरानी लगती ही नहीं, मैं तो समझी जीजा जी की बहन डॉट डॉट। अंजलि सहसा मुड़कर है अनिमा, इतनी साफ सुथरी, इतनी सुधड़, इतनी सभ्य। अंजलि प्रसन्न होकर, कितनी जान खपाई है उसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। और राधु अनिमा, यह आया तो मैं समझी तुम्हारे ससुर घबरा कर कि जीजा जी के डॉट डॉट बेहतर घबरा कर कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उसके लिए आदर्श की कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अंजलि, बुजुर्ग डॉट डॉट। अनिमा अपनी बात जारी रखते हुए, वह चौंका, परंतु जब तक वह कुर्सियां मेज झाड़ता रहा मुझे बैठने का साहस नहीं हुआ। अब भी यद्यपि मैं भली बात जान गई हूँ कि वह नौकर है, जैसे विश्वास ही नहीं होता। अंजलि, स्त्री अस्तगिर नाना जी कहा करते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के भाग्य का पता जैसे देहली से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का मान नौकरों की सभ्यता से होता है। गंदे नौकरों से नाना जी को अति घृणा थी। उनके साथ रहकर मैंने भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी साफ सफाई पसंद, सभ्य और संस्कृत बने। अनिमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो मुझे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अंजलि फूल कर, सभ्यता और शिष्टाचार का तनिक भी अभाव तुम उसमें न पाओगी। आवाज़ देती है, हो गया तैयार नीरू बेटे? नीरज पृष्ठभूमि से, जी मम्मी। अंजलि नौकरानी की आवाज़ देती है, मुन्नी नीरू बेटे को नाश्ता दे दो। मुन्नी पृष्ठभूमि में, दे रही हूँ मैम साहब। अंजलि, वह सदैव प्रातः
यथा समय उठता है, अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदल कर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है। ये देख रहे हैं, प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखिए। और नीरू काम, आराम और खेल की बेला को भली भांति जानता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की बेला खेलते या पढ़ते अथवा पढ़ने की बेला खेलते या सोते तुम उसे कभी ना पाओगी। जाकर देखती हूँ चिलमची आदि साफ है या नहीं। अनिवा, यह हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, कान पकड़ पकड़ कर जगाना पड़ता है, महीनों स्नान नहीं करते और असभ्य इतने हैं कि दूसरों का तो क्या माता पिता तक का आदर नहीं करते। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को आरंभ से ही अच्छा स्वभाव डालना चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उमेटने या डांटने की नौबत नहीं आई। अनिवा, मैंने पूछा, नीरज बेटा, नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे ना? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज पर नाश्ता करता हूँ मौसी जी। अंजलि, उसकी अलमारी, मेज और टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा, सब कुछ अलग है। वह सदैव अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपने सब काम आप करता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी सहायता आप करने का स्वभाव डालना चाहिए। अनिमा, मैं तो गई मैं तो गई मान गई तुम्हें। मैं स्वयं सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूँ, समय पर उठूँ, समय पर खाऊँ, समय पर सोऊँ। कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलीका और सुधड़ापन आ जाए। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, सुधड़ापन नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का। और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और समयनिष्ठ बने। ये भी अंजलि का कथन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। हाँ अनिमा, और मैं कहती हूँ अंजू, तुम अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही भांति चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अनिमा, जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा यूं बांधना। अंजलि, बुरा? कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है, बड़े सिटा पिटाए थे पहले पहल, पर मैं ले ही आई अपने डब पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर। कोई भी तुकल ना थी सीधी, न सफाई का ध्यान न समय का। मुझे चीज़ों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें बिखेरते देर न लगती। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं रख देते, शीशा कहीं और तौलिया कहीं। कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई हैट टूट गए, आते ही कुर्सी पर पटक देते और भी फिर बेपरवाही में बैठने लगते तो उठ उस हंसी। अनिमा, परंतु जीजा जी तो डांट डांट। अंजलि, मुंह बनाकर बड़े संस्कृत दिखाई देते हैं, कभी इधर की वस्तु उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ, जितनी भूख हड़तालें की है, कितनी बार रूठ कर पीहर जा जा बैठी हूँ। हंसती है, मैं जब आई तो इनकी लिहाफ पर गिलाफ तक न था। मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी, परंतु जब भी लिहाफ उड़ते तो चादर एक ओर होती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सी दिया। दूसरे दिन क्या देखती हूँ, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही है। लिहाफ ही श्रीमान ने उल्टे ओढ़े रखा था। अनिमा हंसती है, क्या कहूँ, पलंग पोस समेत बिस्तर में घुस जाया करते थे। वकील साहब हंसते हुए प्रवेश करते, अंजलि से केवल 7-10 वर्ष बड़े हैं, किंतु शरीर अभी से छोड़ दिया है और अप टू डेट सूट में आवृत हैं। पतलून की क्रीज और कोट के कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस की गए हैं। अंजलि के साथ बैठे तो बेमेल नहीं लगते। उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए हैं, किंतु जब भी हंसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने
उन्हें कैसा जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्रायः कंधे झटकारते हैं। पहले कदाचित विवशता के साथ ऐसा करते होंगे, पर अब तो यह उनका स्वभाव बन गया है। वकील साहब, अरे भाई, संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं। इंजन की भांति अंजो उनमें से है। दूसरे वे जो आप नहीं चल पाते, पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे चल जाते हैं, हंसते हैं। गाड़ी के डिब्बों की भांति तो भाई हम तो इस दूसरे स्टडी के लोग में से है ना, कुर्सी खींचकर उसमें धंस जाते हैं। अनिमा, गाड़ी के डिब्बे, हंसती है जीजा जी भी। डॉट डॉट वकील, और अंजू जैसे चलाती है चले जाते हैं। क्यों अंजू, दिया कभी शिकायत का अवसर हमने तुम्हें? हंसते हैं। दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार डॉट डॉट। अंजलि, एक नाश्ते को आप वकील, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। अपनी बात जारी रखते हुए, और 5 बार कपड़े बदलते हैं। समय निष्ठा, स्वच्छता, नीति रीति, सभ्य समाज के आचार व्यवहार, प्रत्येक बात का ध्यान रखते हैं, हंसते हैं। अंजू के साथ विवाह करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूत थे। अंजू ने आकर हमारा उद्धार किया। पूरे जोर से ठहाका मारते हैं, जिसमें अंजू की आप तो डॉट डॉट और अनिमा की जीजा जी भी गुम हो जाते हैं। अंजलि, लज्जा को स्वर की तीव्रता में छिपाकर, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी नाश्ते की ट्रे लाते हुए, यह लाई मेम साहब। नीचे के संभाषण में मुन्नी चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रख जाती है। वकील साहब, और सच कहते हैं, हमने अपने आप को सुलहो आने अंजू के अनुरूप बना लिया है। उपेक्षा से मुंह बनाकर हमें स्वयं अब गंदे लोगों से अत्यंत घृणा होती है। ये फौजदारी के वकील आठों याम अभियुक्तियों के साथ रहने के कारण स्वयं भी उन्हीं जैसे लगते हैं, हंसते हैं। वही स्वभाव, वही आचार व्यवहार, और वही हम सच कहते हैं कुछ की तो आकृति भी अभियुक्तो। अनिमा हंसकर, जीजा जी आपकी आकृति तो अभी भगवान की कृपा से ठीक ठाक है। मतलब डॉट डॉट। वकील साहब, मुझे अंजू ने बचा लिया नहीं, उनके साथ रहकर तो मेरी आकृति भी, सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, सदाचार पुरुष का भूषण है, आभूषण है। वकील साहब, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदैव अश्लील बातें करने में उन्हें रस मिलता, और गंदे इतने होते हैं कि निकट बैठना कठिन हो जाता है। जूते समेत मेज पर पांव रख बैठ डकारते रहते हैं, अतीव घृणा से, अशिष्ट कहीं के। और पानी के बतासे, दही बड़े और चाट खाकर डॉट डॉट। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, दही बड़े और चाट डॉट डॉट। वकील साहब, मैं तो निरंतर नाना जी का धन्यवाद दिया करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरेपन से बचा लिया। सौगंध ले लो, जो पिछले 6 वर्ष में चाट को मुंह भी लगाया हो, और तो और कभी नीरज डॉट डॉट। अंजलि, मुंह लगाने देती हूँ मैं नीरज को ऐसी गंदी चीज़ें? वकील साहब, जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वकील, एडवोकेट दही बड़े और पानी के बतासों जैसी निकम्मी चीज़ें खा खा कर दोनों वहीं फर्श पर फेंक देते हैं, तो मैं स्वर्गीय नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा अंजू के द्वारा मुझ इस अशिष्ट से बचाए हुए हैं। भगवान साक्षी हैं, जो मैंने पिछले 6 वर्ष से चाट को एक बार भी मुंह लगाया हो। अनिमा हंसकर, केवल 2 ने देखे हैं? वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते। अंजलि, अच्छा फिर हंसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। वकील साहब, भाई मैं कहता था कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते। वह श्रीपत का पत्र आया था कि आज प्रातः की गाड़ी से वह आ रहा है। अंजलि, बैंक से आ रहा है ना? इन 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, अभी आया भी, आप भी, बस डॉट डॉट। नाश्ता आरंभ कीजिए, आ चुका श्रीपत नृपति। पढ़ाई का पत्र आता तो मैं दृष्टि दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत क्या विश्वास उसका। वकील साहब, भाई वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरों पर रहा है। अंजलि, जी दौरों पर रहा है, जब भी इधर से गुजरा बड़े तम तराक से लिख दिया, श्रीमान राय, श्रीपत राय इस बार अवश्य अंजू दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे, लेकिन सदा गुजर
गए और पता भी न दिया किस गाड़ी से गुजरे। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत डाइनिंग रूम को चौखट से, श्रीमान राय श्रीपत राय पधारते हैं। सब चौंकते हैं। श्रीपत ड्राई गरम की चौखट से खड़ा है, कीमती सिल्क का कुर्ता लट्ठे का पायजामा पहने हुए, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंजू से 2-2.5 वर्ष कम है, परंतु अंजू की भांति पतला दुबला और दुर्बल नसों का व्यक्ति नहीं, खाने पीने और मौज करने वाला आदमी है। लंबा तगड़ा और कद मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट। वकील साहब उल्लास से श्रीपत सिगरेट वही फेंक और बढ़कर वकील साहब को आलिंगन में लेते हुए, जीजा जी। वकील साहब उसे अपने आलिंगन में भींच कर, बड़े भाई बड़ी आयु है तुम्हारी। अंजू कह रही थी कि श्रीपत डट अंजलि, श्रीपत क्या कर रहे हो? धूल पसीने से तुम्हारे कपड़े गच हो रहे हैं और तुम लिपटे जा रहे हो इतने इनके साथ। चलो स्नान करो, कपड़े बदलो, सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, अरे दीदी, इतने वर्षों बाद मिले हैं जीजा जी से तो क्या अच्छी तरह मिले भी नहीं? फिर लिपट जाता है। कहिए जीजा जी, कैसे मिजाज है हुजूर के? कसम आपकी, युग बीत गए आपसे मिले। कहिए वकालत का क्या हाल है? शक्ल से तो कसम आपकी आप जज दिखाई देते हैं, फौजदारी के वकील। अलग होकर एक दृष्टि वकील साहब पर नक से सिक तक डालकर सिर हिलाते हुए, रत्ती भर नहीं अंजू दीदी ने शायद डट अंजलि, चाय ठंडी हुई जा रही है, चलो नहा लो फिर बातें करना। सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, सामान ही कौन सा है, बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। अंजलि, सामान नहीं परंतु डॉट। श्रीपत, अरे आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन है। अंजलि, पर कपड़े? श्रीपत, एक अचकन कुर्ता और पायजामा होगा, सो बिस्तर में बंद है। अंजलि नौकर को आवाज देती है, राधू राधू। राधू बाहर से, जी मेम साहब। अंदर आकर, जी। अंजलि, बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, उठा लाओ। बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी के से साबुन की नई टिकिया ले लो, ये स्नान करेंगे। श्रीपत, तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ, पसीना तक सूखा नहीं और तुमने स्नान करने का नादिर शाही हुक्म जारी कर दी। कुर्ता उतार कर साथ ही कुर्सी पर लटका देता है। जरा पंखा तेज कर दो दीदी, इंजन के धुएं ने गर्द और गर्मी से मिलकर। अंजलि, अरे अरे क्या कर रहे हो श्रीपत, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यहाँ अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार फेंक दिया। नशे शरीर तुम्हें यहाँ बैठे डॉट। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ में गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें किसी सैनिक कोर में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। अंजलि, शिष्टता तो तुम्हें छू भी नहीं गई, अन्नो बैठी है और तुम। श्रीपत कुर्सी घसीटते हुए, इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, तुम पंखा तनिक तेज कर दो दीदी, या पसीना ना सूखेगा तो मैं स्नान न कर सकूँगा। हंसकर अनिमा की ओर मुड़ते हुए, कहो अन्नो, तुम्हें तो जैसे युगों बाद देखा है, मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी न सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? अंजलि की आग्नेय दृष्टि से लक्ष्य करके, अरे दीदी, ऐसे देख रही हो मानो मैं कोई भारी पाप कर रहा हूँ। अभी कहेंगी अंजू की नकल उतारते हो, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे तुम्हें अपने स्वर्गीय नाना जी। कसम दीदी, क्षमा भर की बिल्कुल उनका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हवा तेज कर दो। मंच पर पाँव टिकाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। अंजलि, मैं कहती हूँ तुम कितनी गंवार हो, यह खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतार पसीना सुखाने बैठ गए। कोई हद भी है तुम्हारी अशिष्टता की। स्वर्गीय नाना जी डॉट। श्रीपत कहा करते थे कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर पैर कर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत से के बाद आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने का अरमान दिल में लिए वर्षों से इस महान भारत के तूल अर्ज में भटक रहा है और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठ सहाय नहीं। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा, एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दूंगा। अंजलि, यही तो मैं भी कहती हूँ, तुम उठो स्नान कर लो फिर बैठ कर डॉट। श्रीपत, मैं कहता हूँ ब्रह्मा
का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना कि एक पल के लिए भी आप लोगों से अपनी दृष्टि से ओझल न होने दूंगा। स्नानाघर में जाने की तो बात ही दूर रही अंजलि हताश भाव से। ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में, श्रीपद फिर गर्म हो जाएगी। नौकर को आवाज देती है, राघु ओ राघु। राघु बाहर से, जी आया साहब। श्रीपद हंसकर, कुछ क्षण ही बीते हैं मुझे यहाँ आए और कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर का नाम मुझे याद हो गया। अपने आप हंसता है। अंजलि, क्या करेगा नौकर, चाय का पानी गर्म करके फिर ठंडा हो जाएगा, तुम स्नान तो कर लो। श्रीपद, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नान आदि क्या आवश्यकता हो। जरा गर्म गर्म चाय का एक कप पिलाओ, जान में जान आए, स्नान की भी देखी जाएगी। अंजलि घड़ी की ओर देखते हुए खींच कर, मैं कहती हूँ नाश्ते का समय कब का हो गया है, तुम हो कि। श्रीपद, यही यही तो कहता हूँ, बस झटपट नाश्ता कर लिया जाए। ट्रे को अपनी ओर खींचता है, सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहे भाई, आप सब तो नहा कर बैठे हैं, मैं नहा कर न बैठा सही। साहब, सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, क्यों जीजा जी, आपकी कोई आपत्ति है। वकील साहब अंजलि की ओर देखकर और खखार कर, मुझे ए श्रीपद और अन्नो तुम्हें डॉट डॉट अनिमा। अंजलि की ओर देखकर झिझकते हुए, मैं श्रीपद, तो लाइए चाय पी जाए, मुझे आप सबकी कसम सचमुच बड़ी जीरो की भूख लगी है। दोस्त और बिस्किट उठाकर खाते हुए, और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता ही नहीं, और नहाता हूँ तो महीनों की कसक एक ही दिन में निकाल लेता हूँ। आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए। वकील साहब राधु से, जो इस संभाषण में चुपके से आकर हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है। राधु, तनिक चाय का पानी और लाओ, गर्म गर्म, यह तो ठंडा हो गया। श्रीपद, और फिर मैं सोचता हूँ गर्म चाय पीने से जितना पसीना निकलना है निकल जाए, इसके बाद स्नान करूँ, इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। टिक जा उठ कर चायदानी को छूता है, चाय को खूब गर्म है जीजा जी। राघु दूसरा पानी अलग टी पाट में लाया। राघु जाता है। श्रीपद वकील साहब के प्याले में चाय ढालता है। आप दूध तो ज़्यादा नहीं लेते, दूध डालता है और चीनी। अंजलि आगे बढ़कर क्रोध से, श्रीपद तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं, हटो, मैं बनाती हूँ चाय। श्रीपद, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ, तुम्हारी कसम दूसरा कोई काम स्वयं नहीं करता, पर चाय मैंने प्रण कर रखा है कि या तो मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं ही। अंजलि, भाभी के आने की संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है, तुम करो भी शादी, लड़कियां तो सहस्त्रों। श्रीपद चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, जीजा जी से पूछ लो। अंजलि, क्यों, इन्हें क्या। वकील साहब, नहीं भाई, मैं तो डर डर। श्रीपद, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम भगवान की साक्षी जानकर कहिए, विवाह की कल्पना में अधिक आनंद है या विवाह में। याद है ना, मैं अंजो दीदी की सगाई के संबंध में आपसे मिलने आया था, कितना हंसते थे आप, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहाँ जी चाहे जाते थे। हंसता है, और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया, आपकी कसम आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसता और चाय की चुस्की लेता है। हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने, जब एक वकील जज बनकर नजर आने लगे तो समझिए कि वह बूढ़ा हो गया है। वकील तो यौवन प्रतीक। हंसता है, और जज बुढ़ापे का। कसम आपके जीजाजी, आपके विवाह ने बूढ़ा बना दिया। स्वयं ही जोर से ठहाका लगाता है और चाय पीता है। और क्यों जीजाजी, अपना वचन तो आप नहीं भूले, पिछली बार जब हम मिले थे आपने कहा था कि एक बार फिर दिल कसा होटल में। वकील साहब इस बात से घबरा कर कि श्रीपद अपनी अपनी झोंक में कुछ और न बक दे, प्याला हाथ ही में लिए हुए उठ खड़े होते हैं। लो भाई, मुझे तो देर हो रही है, एक मामला है ज़रूरी, मैं लंच पर आने का प्रयास करूँगा, उसे निपटा कर मेरी प्रतीक्षा करना। हाथ के प्याले को एक ही घूंट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। अंजलि, हैट तो अपना लेते जाइए, उनके पीछे पीछे जाती है। श्रीपद चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना आरंभ कर देता है। भरी
वज्र में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। श्रीपत गुनगुनाता रहा। जब राधु दूसरा टी पाट लाता है उसे मेज पर रख देता है, चला जाता है। अनिमा इसमें से अपना प्याला बनाती है। अनिमा अपने प्याले में चाय ढालते हुए, मैं पूछती हूँ क्या आप किसी प्रकार का शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते हैं? श्रीपत हंसकर, किसी प्रकार के भी नहीं। शिष्टाचार विवाह का यूँ कह लो कि बंधन, यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपका विवाह हुआ और इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। ये आपकी सास है, इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से यूँ मुस्कुराओ मानो आपके सब दांत झड़ गए हों। ये आपकी सलहज है, इनके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी बतीसी मोतिया की है। ये आपकी पत्नी है, आचार व्यवहार सदाचार शिष्टाचार की मौसी। खूब जोर से ठहाका मारता है। मेरे विचार में आचार व्यवहार के सभी नियम उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है, इसलिए मैं केवल विवाह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता। सहसा अनिमा की ओर मुड़कर, क्यों अन्नो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो, या तुम्हें भी मेरी तरह विवाह के स्वप्न देखना ही पसंद है? अंजलि वापस आते हुए तनिक क्रोध से, चलो अनिमा, चलकर ड्राइंग रूम में बैठो। चाय पी ली न तुमने? अनिमा प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर देती है। अनौकर को आवाज़ देकर, राधु राधु। राधु आंगन से, जी आया। अंदर आकर, जी। अंजलि, राधु यह सब उठा ले जा, और मैं कहती हूँ मेज को भली भांति साफ कर दे। नीचे के संभाषण में राधु चुपचाप मालकिन के आदेश को पूरा करता है। सारी चादर खराब कर दी तुमने श्रीपत, तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो। नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है, लेकिन मजाल है जो कभी मेज पोस्ट खराब हुआ हो, और तुम ऐसे हो कि श्रीपत अपना प्याला लिए हुए कुर्सी सरका लेता है कि राधु के काम करने में सुविधा हो। मैं कहता हूँ दीदी तुम अवश्य सेना में भर्ती हो जाओ, गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों की मटिया मेट कर दिया है। अंजलि हटो और यह प्याला अब खत्म करो, इस गरीब को दूसरे भी काम देखने हैं। देखो घड़ी में क्या समय होने को आया है, चलो आओ इधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठ, यहाँ राघु सफाई करेगा। अनिमा उठती है, श्रीपत तुम चलो, मैं जरा यहीं आराम करूँगा। गर्म गर्म चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी ससराहट पैदा कर रही है। तुम्हारी कसम, मैं तो यहाँ से उठकर जन्नत में भी नहीं जाऊँ। अंजलि, हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हारी इच्छा हो। राधु सामान उठाकर चला जाता है। श्रीपत कुर्ते की जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है, परंतु दियसलाई कदाचित उसके पास नहीं। पुनः जेब जो है टटोलता है। फिर राधु को आवाज़ देने वाला होता है कि नीरज अपने कमरे के आवाज़ से प्रवेश करता है। नीरज 10-11 वर्ष का बच्चा, नीली बुशर्ट और श्वेत नेकर पहने, सुंदर सुकुमार और सुसंस्कृत, परंतु मुखाकृति उसकी गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वहाँ सर्वथा अभाव है। उसकी चाल उस बछड़े की सी है जिसमें लगाम के साथ समझौता कर लिया हो। नीरज, मामा जी नमस्ते। श्रीपत आँख, हाँ भांजे साहब नमस्ते नमस्ते, कहो नीरू बेटे, नीरज ही हो न तुम? नीरज, जी मामा जी। श्रीपत उसे बाहों में उठाकर, अपने मामा जी के लिए दिया सलाई की डिबिया तो लाओ बेटा। नीरज, अभी लाया मामा जी। श्रीपत उसे उतार देता है, वह दिया सलाई की डिबिया लेने भाग जाता है। श्रीपत फिर कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर रख लेता है, जिसे अमी राधु साफ करके गया, और कुर्सी पर झूलता हुआ गुनगुनाता है, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई हो मोरी, अपने हाथ लगा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। नीरज दिया सलाई की डिबिया लेकर आता है, कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। नीरज, लीजिए मामा जी। श्रीपत, लाओ बेटे। नीरज दिया सलाई लेकर आदर से एक और खड़ा हो जाता है। श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रख दिया दिलाई सलाई चलाकर सिगरेट सुखलाता और बड़ी आराम से कस खींचता है। नीरज पूर्ववत आदर से, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते हैं। सहसा श्रीपत को टांगे नीचे आ जाती हैं, और फिर तनिक चौंक कर नीरज की ओर देखता है और अनायास ठहाका मारता है। श्रीपत फिर टांगे उसी प्रकार मेज पर रखता है। किसने कहा तुमसे? नीरज, मम्मी कहा करती है मामा जी। श्रीपत, वे तुम्हारे लिए कहती होगी, तुम अभी बच्चे हो ना, जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। फिर हंसता है, कहो किस श्रेणी में पढ़ते हो? नीरज, 5वीं में मामा जी। श्रीपत, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी।
श्रीपद डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सिखाई? नीरज मामा ने। मामा जी। श्रीपद तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज मैं तो मामा जी। हाँ श्रीपद यह तुम्हें हर वाक्य के साथ मामा जी कहना किसने सिखाया? नीरज मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। श्रीपद तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो। और नीरज मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर श्रीपद कप्तान? नीरज क्रिकेट का? श्रीपद क्रिकेट खेलते हो? नीरज जी मम्मी कहती है बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। श्रीपद तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान, कितने घंटे खेलते हो? नीरज 2 घंटे। श्रीपद और कितना पढ़ते हो? नीरज 6 घंटे। श्रीपद 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। नीरज जी मैं पास कैसे होऊंगा? श्रीपद पास होने के लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफ़ी है। और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट का कप्तान बनना? नीरज कप्तान बनना। श्रीपद तो जाओ रोज घंटे जमकर पढ़ा करो, रोज घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डटकर खेलो। तुम्हारे मामा दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार में नाम पाओगे। नीरज गदगद होकर मामा जी बढ़कर श्रीपद से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से। नीरज नीरज जी जी मम्मी। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया, अभी तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले होंगे। काम कर लिया कल का तुमने? नीरज मम्मी मैं तो खेलूंगा। अंजलि क्रोध से। क्या? आ नमी से। चलो नीरू बेटे। नीरज 6 घंटे खेलूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा। अनिमा क्रोध से। क्या कहते हो? नमी चलो बेटा तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। नीरज मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध को बरबस रोक कर नमी के साथ। पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर? तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना है, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि क्रोध को रोककर किसने मैं असफल होकर? चल चल बन लिया क्रिकेट का कप्तान, अब चल पड़। मास्टर साहब के आने का समय हो गया। उसे कौन कान से खींचती हुई ले जाना चाहती है? श्रीपद अरे दीदी तुम तो नीरू बेटे का कान उखेड़ दिया उद्योगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से। चुप रहो श्रीपद, तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा आवारा हो जाए? पुकारती हुई। न काम के न काज के, 2.5 सेर अनाज के। फिर बिफरी हुई चली जाती है और जाते जाते मेज पर से दिया सलाई की डिबिया उठा ले जाती है। श्रीपद अरे दीदी तुम तो व्यर्थ गृहस्थी के चक्की में अपनी जान खपा रही हो, तुम्हें तो अब कहीं सेना में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। हंसता हुआ किस फिर कुर्सी पर आ बैठता है, पहला सिगरेट निकालता है, परंतु डिबिया को तो अंजलि आते जाते साथ ले गई, इसलिए यूं ही जैसे टटोल रहा कर रह जाता है। अपने आप से पनाह है दीदी से भी। दिया सलाई की डिबिया ही जाते जाते उठा कर ले गई, टांगे मेज पर रख लेता है और नौकर को आवाज देता है, राधू राधू राधू। दूर से जी आया। क्षण भर बाद आता है, जी साहब। श्रीपद दिया सलाई की डिबिया लाओ। राधू बहुत अच्छा साहब। चला जाता है। श्रीपद गुनगुनाता है, यह दस्तूर जवाबंदी है, कैसी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तो रस्ती है जबा मेरी। श्रीपद के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है। क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती रहती है, इसके बाद निक्त बेगता छा जाती है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपद डाइनिंग टेबल पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोल सा बनी, उनके सिर पर तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी टांगे एक टांग दूसरे घुटने पर है, परंतु दोनों टांगे एक और को झुकी हुई हैं, पृथक हुआ चाहती है। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा गिर जाता है। अब हम यहाँ से लेंगे दोस्तों, पर्दा गिर जाता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? अगर आप अपनी कोई नई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप किसी और राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका सिलेबस अलग है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।